नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एक पत्नी, एक महिला अपने पति और परिवार वालों के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा करा देती है या 498 जैसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती है, खुद मरने की धमकी देती है या फिर अपने पति या परिवार वालों को जान से मरवा देने की धमकी देकर अपनी किसी बात को मनवाने की कोशिश करती है या पति पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मुकदमों में क्या करना चाहिए। देखिए, घरेलू हिंसा एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि घरेलू हिंसा, मारपीट और दहेज के मुकदमों की आड़ में एक पत्नी अपने पति के साथ भी मानसिक हिंसा कर सकती है और बहुत से मुकदमों में ऐसा देखा भी गया है कि पत्नियां अपने पति के साथ भी मानसिक हिंसा करती हैं। तो दोस्तों, जो लोग पत्नी द्वारा किए गए झूठे मुकदमों से परेशान हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पत्नी द्वारा किए गए झूठे मुकदमों को इस्तेमाल करके हम उन्हीं मुकदमों को अपनी पत्नी के खिलाफ इस्तेमाल करके उन्हें सबक सिखा सकते हैं और उन झूठे मुकदमों को हथियार बनाकर कैसे हम अपने पारिवारिक रिश्तों को दोबारा से सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, मुकदमा झूठा है या सच्चा, इस बात का फैसला तो अंत में कोर्ट ही करती है। कोर्ट में ही इस बात का फैसला होता है, लेकिन जो पति और पत्नी इन मुकदमों की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, वो एक ही पल में इस मुकदमे को और उस मुकदमे में लिखी घटनाओं को देखकर समझ जाते हैं कि उनके खिलाफ किया गया मुकदमा कितना सच्चा है और कितना झूठा है, और उसी के हिसाब से अपनी आगे की कार्रवाई को वह कर सकते हैं। तो दोस्तों, कानून तो सभी बताते हैं, वो कानून जो किताबों में लिखा है, जैसे कि अगर कोई पत्नी अपने पति को जान से मारने की धमकी दे या उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे, तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी के खिलाफ 506 आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। या फिर पत्नी खुद को मारने, खुद को नुकसान पहुंचाकर अपने पति और उसके परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे, तो ऐसी सिचुएशन में भी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, थाने में कंप्लेंट की जा सकती है। पर दोस्तों, ये तो है कानून की बातें जो कानून की किताबों में लिखी हुई हैं। आज उन कानूनी किताबों को साइड में रख के प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि दरअसल ऐसे मुकदमे, झूठे मुकदमे हो जाने के बाद कोर्ट कैसे प्रक्रिया करती है और कोर्ट में किस तरीके से उन मामलों को निपटा जाता है। अगर पति और पति के परिवार वालों के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो कोर्ट में उन मुकदमों को कैसे निपटना है, उन मुकदमों के साथ कैसे डील करना है, उन मुकदमों से कैसे बाहर आना है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लें कि जब भी पति पत्नी के बीच में कोई पारिवारिक विवाद होता है, कोर्ट में मुकदमा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जितने भी कानून हैं वो पत्नी के पक्ष में ही जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कानून के अलावा अपनी सूझबूझ का भी इस्तेमाल करें और अपने मुकदमों को समझौते, सेटलमेंट, मध्यस्थता और मीडिएशन के जरिए ही निपटाने की कोशिश करें। सेटलमेंट और समझौते का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाएं या फिर उससे कहें कि भाई कैसे भी करके किसी भी शर्त पर इन मुकदमों को खत्म कर लें। अगर आप ऐसे चलेंगे तो इस तरीके से आपका मुकदमा कभी भी खत्म नहीं होगा। सेटलमेंट करने के भी कुछ रास्ते होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जो हम आपको बताएंगे। अगर आप सेटलमेंट के जरिए मुकदमा खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहली चीज आपको अपने सामने वाले पक्ष को ये दिखानी है कि आपके खिलाफ लिखी गई जितनी भी बातें मुकदमे में हैं, जितनी भी घटनाएं लिखी गई हैं, वो सारी झूठी हैं और उनसे आपको किसी भी तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उन बातों से घबराएंगे नहीं, खुद को मजबूत रखेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाले को भी फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगेगी और वो भी समझौते की कोशिश को करने में इच्छा जताएगा। देखिए, जो लोग इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं वो मेरी बात को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या होता है कि जब भी एक पत्नी अपने पति या उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराती है, तो वो मुकदमा एक नहीं बल्कि 4-5 मुकदमों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक मुकदमा डाल दिया घरेलू हिंसा का, एक मुकदमा डाल दिया खर्चे का, एक मुकदमा 498 यानी दहेज को लेकर महिला की प्रताड़ना करना, एक महिला सेल में कंप्लेंट डाल दी। इस तरीके से इतने सारे मुकदमों से क्या होता है, इन सारे मुकदमों के पीछे क्या सोच होती है कि पति और पति के परिवार वालों की हरासमेंट करना, उन्हें फ्रस्ट्रेट करना। जब पति और उसके परिवार वाले इन सभी मुकदमों में बार बार अलग अलग तारीख पर कोर्ट में जाते हैं, धक्के खाते हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में पति और उसके परिवार वालों की हरासमेंट होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, और यही सोच होती है इतने सारे मुकदमों को एक साथ पति और उसके परिवार वालों के ऊपर डाल देने की। ऐसी सिचुएशन में सोच ये होती है कि जब वो लोग परेशान होंगे तो अंत में थक हार कर पत्नी की शर्तों पर कोर्ट में समझौता कर लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे, उसकी सारी बातों को मान लेंगे। तो अब आप समझ लें कि एक पति कैसे इन मुकदमों को अपना हथियार बनाकर सभी मामलों का निपटारा कर बड़ी आसानी से इन सभी परेशानियों से बाहर आ सकता है। जिस तरह से एक पत्नी इन मुकदमों को डालकर अपने पति को फ्रस्ट्रेट और हरास करती है, उसी तरीके से वही सेम टू सेम सिचुएशन क्रिएट करनी होती है इन मुकदमों में अपनी पत्नी के अगेंस्ट। अब ये कैसे होगा, इस बारे में बात कर लेते हैं। जब भी एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो सबसे पहले कोर्ट से पति को समन आता है। उस समन को लेने से अवॉइड करें। कम से कम नहीं तो 2 से 3 बार कोर्ट उस समन को बार बार भिजवाती है। 2 से 3 बार उस समन को लेने में अवॉइड करें, जिसमें समन को लेने में कम से कम 3 से 4 महीने निकल जाते हैं। इस दौरान ऐसा नहीं है कि आपने समन नहीं लिया तो आप घर पर बैठ गए आराम से। अपने किसी वकील को सारी बात बताएं कि मुझे ऐसे ऐसे कोर्ट का समन आया था, और उन्हें बताएं कि इस मुकदमे में पेश ना होकर इस मुकदमे को वॉच करें कि इस मुकदमे में आखिर चल क्या रहा है। 2 से 3 बार समन आ जाने के बाद उस समन को रिसीव जरूर करें और उसके बाद कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाएं, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट एक तरफा सुनवाई करके किसी भी तरीके का फैसला आपके खिलाफ सुना दे। कोर्ट में एक बार हाजिर होने के बाद फिर अगली 2 से 3 तारीखों पर कोर्ट में हाजिर ना हो और सिर्फ अपने वकील के जरिए ही कोर्ट में अपने मुकदमे की पैरवी करवाएं और अपनी गैर हाजिरी की दरख्वास्त, अपनी गैर हाजिरी की एप्लीकेशन कोर्ट में वकील के जरिए लगवाएं। इन सब बातों से आपके 3 से 4 महीने और निकल जाते हैं, और जब उस मुकदमे का रिप्लाई फाइल करना होता है तो रिप्लाई फाइल करने के लिए 30 से 90 दिन का समय होता है। तो जितना ज्यादा देर से हो सके कानून की सीमा में रहते हुए अपने रिप्लाई को देर से फाइल करवाएं। अब देखिए होता क्या है कि इन सब बातों से 7 से 8 महीने या करीब करीब साल भर तो ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद शुरू होता है एक रेसिप्रोकल इफेक्ट, एक विपरीत असर, जिसमें वाइफ और उसके घर वाले परेशान होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि भाई मुकदमा शुरू हुए तो करीब साल होने को आ रहा है, और ये पति जो है ये तो कोर्ट में आता ही नहीं है, ना इसके घर वाले कोर्ट में आते, ना इन्होंने कभी जवाब अभी तक फाइल किया, और हमने ही मुकदमा डाला है, हम ही हर तारीख पर कोर्ट में जाते हैं, हमने ही वकील किया है, और हम ही इस मुकदमे को लड़ने के पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो दबाव सामने वाली पार्टी अपने पति पर डालना चाहती होती है, वही फ्रस्ट्रेशन, वही हरासमेंट अब वापस होकर पत्नी के ऊपर आ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में चांसेस होते हैं कि पत्नी या तो खुद या फिर अपने किसी परिवार वालों के या बिचौलिए या मीडिएटर के जरिए इस बात को कहलवाने की कोशिश करते हैं कि भाई मामले को बैठकर निपटाकर सॉल्व कर लिया जाए, निपटाने की कोशिश की जाए। इनकेस मुकदमा आपका सेटलमेंट के जरिए निपट जाता है तो सारी तो टेंशन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जब भी मुकदमा सेटलमेंट के जरिए निपटता है तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जितने भी मुकदमे पत्नी ने अपने पति के खिलाफ फाइल किए हैं वो सारे मुकदमे पत्नी वापस लेगी। इनकेस सेटलमेंट के जरिए मुकदमा निपट जाता है तो सारे मामले खत्म हो जाते हैं। बट अगर मामला सेटलमेंट के जरिए नहीं निपट पाता, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, तो उसके बाद कोर्ट में जब पैरवी चल रही होती है तो उस सिचुएशन में गवाही की स्टेज शुरू हो जाती है। यानी पत्नी और पति अपने अपने बचाव के लिए कोर्ट में गवाह लेकर जाते हैं। तो जब भी आपकी गवाही की स्टेज आए, आप अपनी गवाही में ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं, अपने गवाहों को ज्यादा से ज्यादा मजबूती से पेश करें। उससे क्या होता है कि गवाही में काफी लंबा समय निकल जाता है, करीब करीब 1 से 2 साल से लेकर 3 साल तक भी गवाही कराने में कोर्ट में निकल जाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। जब इतना समय कोर्ट में मुकदमों में निकल जाता है तो दोनों पार्टीज ही कहीं ना कहीं बेंट ओवर हो जाती हैं इस बात को लेकर कि मुकदमों को लंबा खींचने से अच्छा है इन मुकदमों को मध्यस्थता के जरिए या कॉम्प्रोमाइज के जरिए सॉल्व किया जाए, मामलों को खत्म करके एक नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। ऐसी सिचुएशन में भी प्रैक्टिकली 100 में से 80% केसेस में यही होता है कि मीडिएशन के जरिए मामले सॉल्व किए जाते हैं और उसके बाद वहीं सारे मामले खत्म हो जाते हैं।
तो दोस्तों, जिस बारे में मैंने आपको बताया, जिस टेक्निक की मैंने आपको बात बताई, ये एक ऐसी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टेक्निक है जिससे कोर्ट में मैक्सिमम मामलों को मीडिएशन की तरफ मोड़कर सॉल्व किया जाता है और इससे एक पति बिना किसी कानूनी दांवपेच में फंसे अपने मामलों को बहुत आसानी से निपटा सकता है। क्योंकि जब भी कोई फैमिली डिस्प्यूट पति और पत्नी के बीच में होता है, ऐसी सिचुएशन में अगर कानून को देखा जाए तो कानून हमेशा महिला के पक्ष में ही रहता है। तो कानून के साथ साथ पति को हमेशा अपनी सूझबूझ से काम लेना है और इन मुकदमों को जितना ज्यादा से ज्यादा लंबा हो सके करना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में समझौता होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जो फ्रस्ट्रेशन एक वाइफ अपने हस्बैंड को देना चाह रही थी, वही इन मुकदमों के लंबा होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन को झेल रही होती है और वो भी कहीं ना कहीं ये चाहने लगती है कि कैसे भी करके इन मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके, जिससे कि दोनों पार्टीज में या तो सेपरेशन हो सके या फिर रीयूनियन, यानी वो दोबारा साथ रह सके। तो दोस्तों, जो तरीका मैंने आज आपको बताया है, ये है एक रियलिस्टिक टेक्निक जिससे आप बहुत ही आसानी से इन मुकदमों से, झूठे मुकदमों से बाहर निकल सकते हैं और बिना नुकसान के इन मुकदमों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। हम आप व्यूअर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप इन मुकदमों से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन है, आप चाहते हैं हम इस टॉपिक पर कोई वीडियो लेकर आए, तो आप हमें उस पर भी लिख सकते हैं। हम आपकी बात को पूरी अहमियत देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।